जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट्स, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर यशवंत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अधिगम का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं अधिगम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम ऐसा टॉपिक है जो बीएड, डीएलएड, एमपीटेट, सीटेट या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आप इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको नोट कर सकें। ओके, तो आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सभी कमेंट को पढ़कर उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देन शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम का अर्थ, परिभाषा, अधिगम के प्रकार और अधिगम की विशेषताएं हैं। मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब बात करेंगे अधिगम की। अधिगम में आपने एक शब्द सुना होगा, व्यवहार। हमारा जो मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। अगर आप मोटा माटी देखें तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वही अधिगम कहलाती है, लेकिन ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। अगर हम इसमें एक शब्द और ऐड कर दें कि व्यवहार में परिवर्तन की वांछित प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। हम अधिगम को बिल्कुल स्टार्ट से समझेंगे, उसके लिए आपको 3 शब्दों को ध्यान से समझना पड़ेगा। एक होती है सहज क्रिया, एक होती है प्रतिक्रिया और एक अनुक्रिया। अब सहज क्रिया क्या होती है? सहज क्रिया में वो सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो जन्मजात होती हैं, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, मूल प्रवृत्तियां, ये सभी सहज क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, आप अगर कोई गर्म बर्तन रखा हो, कोई बालक उसके पास जाता है और उसका हाथ अगर उससे छू जाता है तो वो तुरंत हाथ को दूर खींच लेता है और दोबारा उसके पास कभी जाने का प्रयास नहीं करता। उसने ये कैसे किया? ये सहज क्रिया है। उसने इसका कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, उसने किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। तो आशा है कि आपको सहज क्रिया समझ में आ गई होगी। अब बात करें प्रतिक्रिया की। प्रतिक्रिया क्या है? जब हम कोई काम करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, उसके बदले में कोई क्रिया की गई हो, उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। सपोज आपने किसी नेताजी से कोई प्रश्न पूछा और उन्होंने उस चीज का उत्तर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया हो जाएगी। अब बात करें अनुक्रिया की। अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया है उद्दीपक के प्रति क्रिया करना। उद्दीपक यानी स्टिमुलस, ये एक नया वर्ड आ गया। उद्दीपक क्या होता है? हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं वह अनुक्रिया होती है। हम जो क्रिया करते हैं वो अनुक्रिया होती है, लेकिन उद्दीपक क्या है? जो हमारा लक्ष्य है वही उद्दीपक है। आप बीएड कर रहे हैं,
किस लिए? शिक्षक बनने के लिए। तो यहां पर जो आपके बीएड करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षक बनना है। तो यहां पर आपका जो स्टिमुलस है वो क्या है? नौकरी यानी टीचर बनना है। ये 3 बातें याद रखिएगा। क्या क्या? सहज क्रिया, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया। इससे आपको अधिगम और अधिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा कि इन तीनों क्रियाओं का अधिगम के साथ क्या लेना देना है। बहुत कुछ लेना देना है। आप देखें सहज क्रिया, तो सहज क्रिया में जो भी कार्य होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जन्मजात होते हैं इसलिए इनका अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। अधिगम से कोई लेना देना नहीं। अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतिक्रिया भी किसी क्रिया के बदले में की जाती है, इसलिए उसका भी अधिगम से लेना देना नहीं है, वो अधिगम नहीं है। लेकिन अनुक्रिया जो है, अनुक्रिया अधिगम है। यह अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि अनुक्रिया अधिगम क्यों है। हम देखते हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो लेकिन यह परिभाषा पूर्ण नहीं है, मैंने पहले बताया। अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर ऐसा कह देंगे तो यह परिभाषा पूर्ण हो जाएगी। हमें साइकिल चलाना नहीं आती थी, आज आती है, कल भरोसा नहीं। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो अब हमें यह देखना है कि परिवर्तन जो आता है, परिवर्तन की प्रक्रिया तो है, लेकिन अधिगम के लिए परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। परिवर्तन को अगर देखें तो परिवर्तन 3 कारणों से आया हो। हम अधिगम के लिए यह जरूरी है कि जो परिवर्तन है वो 3 कारणों से आया हो। कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1 अभ्यास, नंबर 2 प्रशिक्षण और नंबर 3 अनुभव। अगर इन 3 कारणों से परिवर्तन आया है तो वो अधिगम है। अब आप अधिगम के कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए। कैसा? स्थायी परिवर्तन। एक आपका कीवर्ड हो गया स्थायी, दूसरा हो गया परिवर्तन, तीसरा हो गया अभ्यास, चौथा हो गया प्रशिक्षण और पांचवा हो गया अनुभव। बस अधिगम के लिए आपको ये 5 कीवर्ड याद रखने हैं। कौन कौन? एक तो स्थायी, दूसरा परिवर्तन, तीसरा अभ्यास, चौथा प्रशिक्षण और पांचवा अनुभव। अगर आपने ये कीवर्ड अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको अधिगम को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए, इन्हीं कीवर्ड से हम एक डेफिनेशंस बनाते हैं। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। फिर से सुनिएगा। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये अधिगम की पूर्ण परिभाषा है। परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज कॉल्ड लर्निंग। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि अधिगम का अर्थ क्या है। और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि अधिगम का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के अंतर्गत उसके अंदर परिवर्तन इंगित होते हैं। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखना होता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। बालक प्रत्येक समय और स्थान पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
तो अधिगम के लिए आपको की पॉइंट याद रखने हैं। अधिगम होने के लिए आपको जरूरी है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ हो, और परिवर्तन कैसा हो? स्थायी हो। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जो स्थायी प्रकृति के नहीं होते हैं, तो उनको हम अधिगम नहीं कहेंगे। जैसे मैच्योरिटी, परिपक्वता। व्यक्ति जैसे जैसे मैच्योर होता है उसका व्यवहार बदलता रहता है। जैसे जैसे मैच्योर होता रहेगा उसका व्यवहार चेंज होता रहेगा और वो स्थायी नहीं रहेगा। बचपन में हमारा व्यवहार कुछ रहेगा, आगे बढ़ेंगे तो हमारा व्यवहार कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से परिपक्वता भी अधिगम की श्रेणी में नहीं आती। अब बात करें हम बीमारी, इलनेस। अगर हम बीमार हैं तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें बहुत सारी शोर शराबा या गाना टीवी देखना अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन ये परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या हुआ? इसमें स्थायी नहीं हुआ। जैसे ही हमारी बीमारी ठीक होगी हम पुनः हमारा व्यवहार बदल जाएगा, और जब बदल गया तो वो क्या है? अधिगम नहीं है। क्योंकि अधिगम क्या कहता है कि व्यवहार में आया कोई स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। एक और इसी तरह बीमारी हो गया, परिपक्वता हो गया, और मादक पदार्थों का सेवन। अगर आप कोई मादक पदार्थ लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। जनरली आपने देखा होगा जो व्यक्ति पी लेता है वो उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है। अगर वो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है तो वो खड़ी बोली में बात करने लगता है। अगर वो व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा होता है तो व्यक्ति इंग्लिश में बात करने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अधिगम कर लिया कि उसको खड़ी बोली या इंग्लिश आने लग गई। ऐसा नहीं है। जैसे ही नशा उतरेगा वो व्यक्ति का जो परिवर्तन हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले बहुत सीधा साधा था वो पी करके शेर हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता है वो फिर से उसी रूप में आ जाता है। जब उसी रूप में आ जाएगा तो वो क्या होगा? अधिगम नहीं होगा। तो अधिगम के लिए आपको इतना याद रखना है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया कोई स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अब बात करेंगे हम अधिगम की परिभाषाओं की। अधिगम की परिभाषाओं के बारे में अधिगम विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। विलियम वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। उन्होंने दूसरी परिभाषा भी दी, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम है। पहले आपको कुछ नहीं आता था, आपने देखा कि अगला व्यक्ति बहुत अच्छा डांस करता है, आपको लगा कि मुझे भी ये आना चाहिए। आपने क्या किया? उसको फॉलो किया, उसका अभ्यास किया, हो सकता है किसी से कोचिंग ली और आपको आज डांस आने लगा। तो ये नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। आपने नवीन ज्ञान के लिए नवीन प्रतिक्रियाएं की। क्रो एंड क्रो ने डिफाइन किया। उन्होंने कहा आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आपको याद कैसे रखना है? आप सिंपल सा ट्रिक बना सकते हैं कि क्रो एंड क्रो ने आग लगा दी। आग AAG, ए से आदत, दूसरे ए से अभिवृद्धि और तीसरे से ज्ञान, यानी आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। अब
एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर। उन्होंने भी डिफाइन किया। स्किनर में याद रखिएगा, साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे स्किनर हैं, लाइक विलियम स्किनर, चार्ल्स स्किनर और केवल स्किनर। तो यहां पर जो स्किनर हैं वो ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर हैं, BF स्किनर। इन्होंने डिफाइन किया, अभ्यास अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड महोदय ने डिफाइन किया। गिलफोर्ड ने कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। सपोज आप एक लड़की है, लता मंगेशकर को आपने गाते हुए सुना और आप उनको फॉलो करने लगे और अंत में आप बहुत अच्छा गाने लगे। तो किसके व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में यह परिवर्तन आया? आपने लता मंगेशकर को गाते हुए सुना और उनके व्यवहार को देखकर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो ये गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा है। इसको याद कैसे रखेंगे? गिलफोर्ड मतलब गाल पर फोड़। अगर आप किसी व्यक्ति के गाल पर एक थप्पड़ मारेंगे तो वो क्या करेगा? वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, गेट्स महोदय को देखते हैं। गेट्स ने डिफाइन किया, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जो हमारी मेन परिभाषा थी, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गेट्स ने उसी परिभाषा को दिया है और एक शब्द को उसमें कम कर दिया है, वो है अभ्यास। इन्होंने प्रशिक्षण और अनुभव को लिया। तो गेट्स ने क्या बोला? प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रॉनबेक महोदय ने डिफाइन किया। उन्होंने कहा, अनुभव के परिणाम के स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो आशा करता हूं कि काफी सारी परिभाषाएं आपने सुन ली हैं और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, स्किनर के अनुसार देख रहे हैं, गिलफोर्ड के अनुसार देख रहे हैं, क्रो एंड को के अनुसार देख रहे हैं और वुडवर्थ के अनुसार देख रहे हैं। काल्विन के अनुसार भी परिभाषा इसमें दी हुई है। तो मुझे लगता है कि इतनी डेफिनेशंस पर्याप्त रहेंगी। अब हम बात करेंगे अधिगम के प्रकारों की। अधिगम के प्रकारों की अगर आप देखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अधिगम 8 प्रकार के। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें से आशुवेल महोदय ने 4 प्रकारों को बताया और गेगनी महोदय ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला उन्होंने सांकेतिक सीखना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिग्नल लर्निंग। तो सांकेतिक सीखना जैसा कि उसके नाम से है, जो कि हम किसी संकेतों द्वारा सीखते हैं। सांकेतिक सीखना क्लासिकी अनुबंधन सीखने के समान होता है, जिसमें कोई तटस्थ उद्दीपन के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ कई बार दिया जाता है। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें नेचर ऑफ लर्निंग स्ट्रक्चर इसका क्या है। अधिगम संरचना में हम किसी संकेत, सिग्नल या उद्दीपन के प्रति एक तरह की सामान्य अनुक्रिया करने के द्वारा सीखते हैं, जैसे लाल बत्ती पर रुक जाना, हरी बत्ती होने पर अपने वाहन को आगे बढ़ाना। तो
टीचिंग टैक्टिक्स टू बी एडॉप्टेड, अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियां क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, विद्यार्थियों से किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने को कहना। किसी विशेष जो स्टिमुलस है, पर्टिकुलर स्टिमुलस है, उसके प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए कहना, एक प्रैक्टिस ये हो जाएगी। दूसरा, गलत अनुक्रियाओं की अनदेखी करना तथा सही अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करना। तीसरा, सही अनुक्रियाओं का स्वामित्व स्तर तक अभ्यास करना। तो ये सांकेतिक अधिगम है। अब बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। माफ कीजिएगा, मैं इंग्लिश में इसमें टाइप नहीं कर पाया हूं, तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो सुन लें। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। वैसे सीखना को उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया, वॉलंटरी रिस्पॉन्स करता है, जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है। इसे स्किनर का क्रियासूत्र अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है। स्किनर के साधनात्मक अनुबंधन को मनोवैज्ञानिकों ने टाइप आर अनुबंधन, टाइप आर कंडीशनिंग कहा है। थर्ड, श्रृंखला अधिगम, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। गेगने ने इस तरह के सीखने से तात्पर्य का एक क्रम यानी सीक्वेंस में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सेट से बताया है। इस प्रकार सीखना पेशीय सीखने में पाया जाता है, यानी मोटर लर्निंग में। अब अगला शाब्दिक सहचर अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। शाब्दिक सहचर सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम या सीक्वेंस सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जैसे कविता याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा विभेदीकरण सीखना या विभेदात्मक अधिगम, लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया दैट मीन्स रिस्पॉन्सेस, अनुक्रिया करना सीखता है। जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर सीखना, फुटबॉल तथा क्रिकेट में अंतर सीखना इत्यादि विभेदीकरण सीखने के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहलाता है। अगर आप दूसरे शब्दों में समझें कि इस स्तर पर अधिगमकर्ता किसी एक वर्ग या श्रेणी के उद्दीपनों के प्रति एक जैसी अनुक्रिया व्यक्त करना सीखता है। जैसे एक प्रकार के फल को सेब कहकर पुकारना, किसी गोल चीज को गेंद कहकर पुकारना, मतलब एक कंसेप्ट वो बना लेता है। अगला है सिद्धांत अधिगम यानी प्रिंसिपल लर्निंग। सिद्धांत अधिगम में इस स्तर पर अधिगमकर्ता किन्हीं दो या दो से अधिक संप्रत्ययों को, कंसेप्ट को
श्रृंखलाबद्ध करके नियम निर्माण या निष्कर्ष निकालना सीख जाता है। जैसे भूखे को खाने के लिए भोजन चाहिए। उसने एक कंसेप्ट ये निर्माण कर लिया कि भूखे को खाने के लिए भोजन चाहिए। सिद्धांत अधिगम। अब बात करेंगे हम समस्या समाधान अधिगम की, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। समस्या समाधान सीखना गेगनी के श्रृंखलाबद्ध सीखने की सबसे ऊपरी अवस्था है। इस तरह की लर्निंग में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। तो ये अधिगम के प्रकार हुए जिसमें आप लोगों ने इसको देखा। अब अधिगम की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। तो जब कोई व्यवहार में हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होगा तभी वो अधिगम कहलाएगा। अधिगम वातावरण के साथ समायोजन है। समायोजन क्या है? जब हम अपने अनुकूल किन्हीं दशाओं को करते हैं, और अनुकूल हम कैसे करेंगे, हम उसको सीखेंगे। तो अधिगम वातावरण के साथ क्या है? समायोजन। अधिगम अनुभव का संगठन है। हमारे सीखने में कोई एक चीज नहीं होती है, ये बहुत सारी चीजों का एक संगठन होता है। हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं और उस पूर्व ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में हम प्रयोग करते हैं। तो अधिगम अनुभव का एक संगठन है। अधिगम उद्देश्यपरक है। निश्चित रूप से अगर हमारा कोई एम नहीं होगा तो हम क्यों सीखेंगे? अगर हमको कहीं आना जाना ना हो तो हम बाइक चलाना क्यों सीखें? अगर हमको नौकरी करना हमारा उद्देश्य नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों करें? तो अधिगम निश्चित रूप से उद्देश्यपरक भी होता है। अधिगम क्रियाशील होता है। बिना क्रियाशील हुए आप कुछ सीख नहीं सकते। आपको सीखने के लिए कोई ना कोई क्रिया अवश्य करनी होगी। तो अधिगम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। निश्चित रूप से अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं, सामाजिक दोनों तरह से आप सीखते हैं। दोनों प्रकार से आप प्रयोग भी करते हैं। व्यक्तिगत में आपको किस तरह प्रयोग करना है और सामाजिक में किस तरह प्रयोग करना है। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से आप क्लास में जाते थे, पहले टीचर्स को नमस्ते नहीं करते थे, गुड मॉर्निंग नहीं करते थे, लेकिन आपने दूसरों के व्यवहार से सीखा, तो ये हमारे आचरण को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये आज का टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें आपने अधिगम का अर्थ, अधिगम के प्रकार, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम की विशेषताएं सीखी हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू। आप इसमें देख रहे हैं कि 3 पक्षी बहुत प्रसन्न होके एक दूसरे से खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग मिलजुल कर रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इसी तरह सीखते रहिए। धन्यवाद।